हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस YouTube क्लास में फिर से उपलब्ध हुए हैं। जैसे पिछले कक्षाओं में हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए हैं, आज हमारे लिए जो सब्जेक्ट है, दो महान हस्तियों के बारे में, दो ऐसे राजाओं के बारे में, दो ऐसी संस्कृतियों के बारे में कि जिसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर हुआ। एक राजा है पोरस। पोरस जो है, जिन्होंने भारतीय गरिमा को, स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए रण क्षेत्र में अपना बलिदान देना उचित समझा, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया। पोरस का जो वर्तमान लोकेशन देखेंगे, उनका जो राज्य क्षेत्र देखेंगे, तो आज जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वो क्षेत्र है। उस दौर में जो भारतवर्ष था लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो जो पोरस का जो राज्य शासन क्षेत्र था वो कंबोज महाजनपद और गंधार के मध्य में था। और इतनी सशक्त और इतनी प्रशिक्षित उनकी सेना थी कि अगल बगल के राज्य शासन और राज्य क्षेत्रों के जो शासक हुआ करते थे उनसे भय भी खाते थे, उनसे प्रभावित भी थे और कुछ द्वेष भी रखते थे। वहीं पास एक राजा थे तक्षशिला, जो हमारा राज्य शासन क्षेत्र था वहां, जिनका नाम था आंभी। आंभी और पोरस की कोई विशेष शत्रुता तो नहीं थी, लेकिन राजा पोरस के प्रभाव से वे द्वेष जरूर रखते थे। उस दौर की अगर बात करें तो उनकी सेना इतनी सशक्त थी कि लगभग 20,000 पोरस के पास पैदल सैनिक थे, 2,000 घुड़सवार थे, 200 रथी थे। और आप आगे देख सकते हैं कि 200 उनका हाथियों का दल भी था। और पोरस की बात करेंगे तो पोरस का यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है कि उनकी कद की लंबाई लगभग 7 फीट थी। आज के अगर परिदृश्य से कह लें तो ऐसे ऊंचाई को हम लोग भीम का से तुलना करते हैं। और दूसरी बात कि पोरस का जो हम बात करेंगे कि आज अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत में है तो कहां पास है, आप यहां देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं जो हमारा ये वाला जो एरिया है, जहां पास आप देखिएगा, ये देखिए यहां पास ये झेलम नदी है और उससे नीचे से प्रवाहित हो रही है चिनाब नदी। तो झेलम और चिनाब के बीच में जो है उनका राज्य शासन था। और यहां से आगे देखेंगे तो झेलम और सिंधु के बीच में तक्षशिला के राजा आंभी का था। और दक्षिणी हिमालय साइड एक और राजा थे जो अभिसार थे, उनकी भी पोरस से कोई शत्रुता तो नहीं थी, लेकिन उनके प्रभाव से वे भी कहीं ना कहीं द्वेष की भावना पाले हुए थे। अब थोड़ा सा हम पोरस की स्टोरी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और एक दूसरे राज्य शासन की ओर हम बढ़ते हैं जो यूनान से शुरू होता है। जो यूनान से शुरू होता है तो आप देख सकते हैं यूनान से शुरू होता है। यूनान जो है, यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो यूनान के नाम से जाना जाता है। और यूनान का जो उत्तरी हिस्सा है वो मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि मैसेडोनिया से लगा हुआ एक देश है जिसको नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है। तो यूनान के मैसेडोनिया और नॉर्थ के मैसेडोनिया में कोई अलग एक संबंध नहीं है। वो नॉर्थ मैसेडोनिया एक अलग देश है और मैसेडोनिया जो है यूनान का एक क्षेत्र है जहां क्षत्रप के रूप में वहां एक राजा शासन करते थे जिनका नाम था फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर हुआ और सिकंदर की माता का नाम था ओलंपियास। वहां के लोग कथाओं में यह मान्यता है कि ओलंपियास देवी शक्ति से परिपूर्ण थी। इस वजह से आप देखेंगे कि यूनान में सिकंदर को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे तो जो सिकंदर का जो नाम है यूनान में वो अलेक्जेंडर है और उनका पूरा नाम जो है अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से उनको जाना जाता है। और इंडिया में उनको सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जबकि पर्शिया साम्राज्य में जब वो पहुंचे तो उनको वहां इस्कंदर के नाम से जाना गया। कुल मिला के वो भाषाई रूपांतरण है। और सिकंदर के जन्म का बात करेंगे तो 356 ईसा पूर्व में उनका मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था।
दूसरी बात यह है कि जो सिकंदर है इतना जुनून के साथ जन्म लिए थे कि विश्व विजय करना उनका सपना बचपन ही या बालपन में ही उनके मन में आ गया था। आप ध्यान देंगे या किताबों में पढ़े होंगे कि जब फिलिप द्वितीय मतलब सिकंदर या अलेक्जेंडर के पिता जब युद्ध में जाते थे और युद्ध जीतकर जब वापस आते थे तो अलेक्जेंडर मायूस हो जाया करता था। मायूस होने का कारण यह था कि उसके मन में यह भ्रम था कि अगर उसके पिता ही पूरे विश्व को जीत जाएंगे, अगल बगल के क्षेत्रों को जीत जाएंगे, तो वो भविष्य में जब राजा बनेगा तो क्या करेगा, यह सोचकर मायूस हो जाता था। एक बार की बात है कि जब अलेक्जेंडर के पिता जब युद्ध में गए तो महज 16 साल की आयु में उनको अस्थायी रूप से मैसेडोनिया का राजा बना दिया गया। और जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई, फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बारे में कई ऐसे पॉइंट दिए गए हैं कि उनकी हत्या की गई सिकंदर द्वारा, या उनकी माता के द्वारा जहर दे दिया गया, या किसी विरोधी आदमी ने उनकी हत्या करवा दी। तो फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद सिकंदर क्या हुए, वहां के राजा बन गए। राजा बनते ही यूनान का जो क्षेत्र था, जो शक्तिशाली क्षेत्र था, थिम्बा, स्पार्टा और एथेंस, वहां से उन्होंने आंतरिक विद्रोह को टोटली दमन किया, पूरे यूनान को एकजुट किया। अब एकजुट करने के बाद अब सिकंदर जो है विश्व विजय की ओर निकलने को सोचा। एक चीज और बता दूं कि सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे, जो आप राजनीति के क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बायोलॉजी के क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा काम किया था। तो अरस्तु ने इतनी बेहतरीन शिक्षा दी थी सिकंदर की कि सिकंदर रणनीति में कौशल था, युद्ध क्षेत्र में कौशल था, साहित्य में कुशल था। लगभग उनको ज्ञान से उस दौर में अरस्तु ने उनको परिपूर्ण कर दिया था। तो अरस्तु जैसा गुरु मिलना सिकंदर के लिए एक सबसे धनात्मक चीज था, जो उसके विश्व विजय के सपने को पूरा कर सकता था। तो जब उसने यूनान पर टोटली कब्जा कर लिया, तब वो विश्व विजय की ओर चलना शुरू किया। तो उस दौर जो यूनान के समीप जो पड़ोसी साम्राज्य था, पर्शिया साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जिसके जो किंग थे दरियुस तृतीय थे, जिसको दारा तृतीय नाम से भी आप लोग किताबों में पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो उन्होंने जब युद्ध शुरू किया पर्शिया जीतने के क्रम में, तो देखिएगा कहाँ उन्होंने जब शुरुआत किया तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो हमने ड्राइविंग के माध्यम से बनाया है। ये देखिए पूरा पर्शिया साम्राज्य का हमने एक नक्शा बनाया है ताकि आपको अच्छे से बताया जा सके। तो यहाँ पास देखिए, ये जो है इधर का जो एरिया है यूरोप है, और यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो यूनान का है, और यूनान के उत्तरी हिस्से में मैसेडोनिया है। और मैसेडोनिया से लगा हुआ जो देश है वो नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राचीन नाम जो है पायोनिया है। 2019 के प्रिस्पा एक्ट के तहत नॉर्थ मैसेडोनिया को रिपब्लिक नॉर्थ मैसेडोनिया के रूप में मान्यता मिली। रिपब्लिक नॉर्थ मैसेडोनिया बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यह पता चले कि मैसेडोनिया और नॉर्थ मैसेडोनिया दो अलग देश हैं और यूनान का उस पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो जब सिकंदर राजा बन गए, तब उन्होंने जब विश्व विजय का अभियान चलाया, तो सबसे पहले उन्होंने सिकंदर ने ग्रेनिकस पर हमला किया, जो एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, और वो तुर्क देश का हिस्सा था। 334 ईसा पूर्व में उसने एशिया माइनर को जीत लिया, और एशिया माइनर को जीतते ही वो आगे बढ़ा, और उसके बाद इस्सस पर हमला 333 ईसा पूर्व में किया। यहाँ पहली बार पर्शिया साम्राज्य के किंग राजा दरियुस या दारा तृतीय से सामना हुआ, और इस युद्ध में दरियुस जो है युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया, और इसके बाद सिकंदर का लेवांत और सीरिया पूरी इस भूमि पर कब्जा हुआ। और पहली बार यहाँ पर उन्होंने फ्लैंक सेना का प्रयोग किया। फ्लैंक सेना क्या होती है कि फ्लैंक सेना जो है कि 16x16 मतलब 16x16 में पैदल सैनिकों का एक आर्मी हुआ करती है, कुछ इस प्रकार से कि 16 लोगों की कतारें हैं, और वो अंदर 16 लाइनें और है उसकी, और उनके पास जो भाले थे, जो औसत भाले हैं, उनसे 2 या 3 गुना लंबे हुआ करते थे, जो दुश्मन को अपने नजदीक नहीं आने दिया करते थे। तो पहली बार फ्लैंक सैन्य पद्धति का प्रयोग सिकंदर ने ये इस्सस के युद्ध में किया।
इसके बाद इस्सत के युद्ध के बाद उन्होंने लेवांत और सीरिया पर टोटली कब्जा कर लिया। और यहाँ से उसके बाद 331 ईसा पूर्व में मिस्र पर कब्जा कर लिया, जहां एक अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो ज्ञान और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बना। फिर इस विजय की कड़ी में ये आगे बढ़ा, इराक पर कब्जा किया और अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध जो है ये गोग मेला में हुआ 331 ईसा पूर्व में, जहां फिर से दरियुस तृतीय को पूर्णतः पराजित किया। और उसके बाद जो पर्शिया साम्राज्य की जो राजधानी है पेर्सेपोलिस, वहां पास 331 ईसा पूर्व में उसने कब्जा कर लिया। आज की अगर हम बात करेंगे तो इस दौर में हेलेनिस्टिक संस्कृति का पश्चिम एशिया, मिस्र, भारत और उत्तर पश्चिम में लंबे समय तक प्रभाव इसका बना रहा। तो पर्शिया साम्राज्य को विजित करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है क्या क्या है। इस्सस जो है सीरिया और लेवांत से आप टोटली उस पर कब्जा कर लिया, और ये जो है गोग मेला ये उत्तरी इराक का क्षेत्र है, और ये बेबीलोनिया जो है इराक की राजधानी है, ये पर्शिया ईरान का मुख्य केंद्र, और ये पेर्सेपोलिस पर जब 331 ईसा पूर्व में इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है बैक्टीरिया पर भी इसने नियंत्रण कर लिया। तो सिकंदर एक तरीके से कैसे पूरे पर्शिया साम्राज्य को जीत लिया। उसके बाद जो सिकंदर की जो कहानी शुरू होती है भारत में प्रवेश करने की, तो आप भूगोल में या इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहां हिंदू कुश पर्वतमाला जो है, तो हिंदू कुश पर्वतमाला के बीच में जो है एक मार्ग है जिसको हम खैबर दर्रा के नाम से जानते हैं, और खैबर दर्रा से होते हुए वो भारत में प्रवेश किया और उस क्रम में गंधार को जीता। और जैसा ही जब वो तक्षशिला पहुंचा तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने राजाओं की राजा उपमा देकर सिकंदर को स्वागत किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि ये जो है भारत आने का ये सिकंदर का मार्ग रहा है कि पर्शिया जीतने के बाद खैबर दर्रे से, हिंदू कुश पर्वतमाला के खैबर दर्रे से होते हुए गांधार होते हुए यहाँ पहुंचता है। एक बात मैं बताता चलूं कि आज जो खैबर दर्रा है उसमें सड़क मार्ग बना दिए गए हैं जो आम जनों के लिए सरल हो चुका है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया को जोड़ता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पास देखिए कि खैबर दर्रे पास जो है एक अशाक्यनोई एक जनजाति है जो इस क्षेत्र में है। अफगानिस्तान और ये हिंदू कुश पर्वतमाला के जो पहाड़ी इलाका है वहां पास है बुनर, स्वात, पेशावर। यहाँ पास के पहाड़ी जनजातियों ने बहुत ही इनका सिकंदर का कड़ा विरोध किया। इस विरोध से निपटने में सिकंदर को महीनों सप्ताहों के समय लग गए। उसके बाद जब वो आम्भी को अपनी अधीनता स्वीकार करा लिया तब उसने अब भारत में प्रवेश करने के लिए उसके पास जो अब बाधा थी वो झेलम नदी, और झेलम के इस पार शासन करने वाले राजा पोरस थे। तो उसने पोरस के पास संदेश भेजा कि पोरस राजन आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। तो पोरस जो है भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक, पोरस ने उनको संदेश लिखवाया कि मैं किसी अपने समान राजा के सामने ही झुक सकता हूं, किसी विदेशी के सामने मैं नहीं झुक सकता। इस संदेश के पढ़ते बाद मेरे मन में जो बात आई वो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक बात याद आई कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जब पोरस ने उनकी अधीनता स्वीकारने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने जवाब में पोरस ने ये संदेश भिजवाया कि राजन मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, अगली मुलाकात अब रण क्षेत्र में होगी। तो अब यहाँ पास ये है कि सिकंदर के ईगो भी हट हो गया। जब ईगो हट हुआ तो उसने सोचा कि अब पोरस को सबक सिखाया जाए। लेकिन पोरस साधारण राजा नहीं थे, वांधी या बिसार नहीं थे, या पर्शिया के छोटे छोटे प्रांतों के राजा नहीं थे।
बल्कि भारतीय स्वाभिमान थे पोरस। तो अब जब पोरस की घेराबंदी की बात हुई तो घेराबंदी देखिए किस प्रकार से होना शुरू हुआ कि यहां पास आप एक पीछे ये झेलम नदी है। थोड़ा सा एक बार और नक्शा को बैक करते हैं, इस नक्शा को जानने का कोशिश करते हैं। ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी को थोड़ा सा जो वहां समस्याएं आई सिकंदर को, और जो प्राकृतिक रूप से जो मामला पोरस के पक्ष में था उसको बात करते हैं। तो झेलम नदी यहां पास आप देख रहे हैं, झेलम नदी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बनाए हैं ताकि आप ज्यादा अच्छा से समझ सकें। ये देखिए, झेलम नदी को हम नदी के रूप में यहां दिखाने का प्रयास किए हैं। तो सिकंदर की सेना इधर है और पोरस की सेना इधर है। सिकंदर के खिलाफ जो यहां समस्याएं हैं वो है बरसात के मौसम में झेलम नदी को पार करना, और पोरस के पक्ष में यही बात है कि नदी बरसात का है, बरसात के मौसम में नदी उफन रही है, पानी लबालब भरा हुआ है, उसकी सेना को इस पार आना उतना सरल बात नहीं है। ये बात जो थी वो पोरस के फेवर में थी और ये बात जो है सिकंदर के ओपोजिट रहा। लेकिन सिकंदर सारे रणनीतियों के अलावा वो छल की रणनीति भी जानता था। तो कई दिनों तक सिकंदर की सेना इधर खेमे डाले रही, कई दिनों तक पोरस की सेना इधर खेमा अपना बनाए रहा। एक रात में जब हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही थी और बिजली चमक रही थी, तो उसका फायदा उठाते हुए लगभग 27 किलोमीटर इस नदी के पूर्व दिशा में सिकंदर की सेना बढ़ी। लेकिन ध्यान देने की बात है कि सिकंदर की पूरी सेना आगे नहीं बढ़ी। उसके सेना नायक क्रेटस के नेतृत्व में आधी सेना लगभग यहीं रह गई और आधी सेना 27 किलोमीटर ऊपर की ओर बढ़ी और झेलम के उस भाग में बढ़ी जहां पास झेलम नदी पतली अर्थात सकरी थी। उसने रात में ही नावों के माध्यम से अस्थायी रूप से पुल बनाया। वो पुल कैसे बनाया कि कई नाव जो है यहां झेलम नदी में डाल दिए और उसके बाद बांस की बल्लियां, लकड़ी, कंडे और चमड़े के थैले सबको एक पुल के रूप में इस पर बिछा दिया और ये बह न जाए इस वजह से इनको रस्सियों से बांधकर नाव से बांध दिया और इस अस्थायी पुल से इसकी सेना यहां झेलम के इस पार पहुंच गई। पोरस को रात में यह भ्रम हुआ कि हो सकता है कि पोरस की सेना जो है युद्ध अभ्यास कर रही थी, लेकिन ये युद्ध अभ्यास न होकर ये रात के बरसते पानी और चमकती बिजली का फायदा उठाकर 27 किलोमीटर दूर से ये अस्थायी पुल बनाकर सिकंदर की सेना झेलम के इस पार पहुंच गई। पूरा तत्व बताते हैं, पूरा तत्ववेता ये बताते हैं कि ये पुल जलीलपुर और मोंग के बीच में बनाई गई थी। मोंग जो है झेलम के उस पार का हिस्सा है और जलीलपुर जो है जो पोरस के क्षेत्र का हिस्सा है। इस युद्ध में पोरस ने इतनी निर्भीकता, साहस और धैर्य से युद्ध किया कि सदियों याद रखी जाएगी इस युद्ध को। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया और ये हाइडस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब सिकंदर की सेना झेलम के इस पार आ गई तो सुबह होते ही अब मामला ये हुआ कि अब युद्ध होगा ही। अब दोनों सेनाएं जो हैं एक दूसरे के ओपोजिट युद्ध करना शुरू कर दी। लेकिन जैसा ही जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए पोरस, तो यूनानी सेना देखकर ही दंग रह गई कि 7 फीट का भीम का शरीर लिए कौन है। कहा बताया कि यही पोरस है। अब इनकी जो खासियत थी कि इनके पास, पोरस के पास हाथियों की सेना थी, पोरस के पास घुड़सवारी थी, पोरस के पास पैदल सैनिक थे, पोरस के पास रथ थे। लेकिन रथ इस युद्ध में ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाए। कारण क्या था कि बरसात के मौसम था और कीचड़ बहुत जाते थे तो रथ के पहिए इसमें धंस जाते थे। लेकिन जो हाथियों की सेना थी, यूनानी सेना सिकंदर की सेना के बीच में एकदम तबाही सा मचा दिया था। यहां भी सिकंदर ने फ्लैंक्स नीति का प्रयोग किया, लेकिन पोरस के हाथियों की सेना इतनी वेल ट्रेंड हाथियों की सेना थी कि यूनानी सेना में एकदम खलबली सी मचा दी थी। मतलब जैसे जैसे हाथियां बढ़ती थी यूनानी सेना को कुचलते जाते थे। सिकंदर ने ये स्थिति को देखा और तुरंत जो है अपना
जो युद्ध नीति है उसको बदला। उसने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि अब आप जो है सेना से न लड़कर जो महावत हैं उन पर हमला करें, हाथी के सूंड पर हमला करें, हाथी के पैरों पर हमला करें। तो जब महावत को जब मारे जाते थे तो महावत जब गिर जाते थे तो हाथियां क्या होती थी, अनियंत्रित हो जाती थी। तो हाथियों के उस भगदड़ में पोरस की सेना की भी क्षति होती थी। जब युद्ध के बीच में खबर यह मिला कि पोरस के दोनों पुत्र, ये लोक गाथाओं में प्रचलित है, बाकी जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो यूनान के इतिहास से ही हमको मिलते हैं, जिसमें एरियन और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने पूरा इसका विवरण दिया है। तो ये था कि जब पोरस को पता चला कि उनके दोनों पुत्र जो है वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उसके बाद भी पोरस उतने ही साहस और शौर्य से युद्ध लड़ते रहे, और तब तक लड़ते रहे जब तक वो हाथी पर से गिर न गए, क्योंकि ये हाथियों पर ही चढ़कर पोरस युद्ध किया करते थे। जब पोरस हाथियों से गिर गए और उनकी सेना, जब सिकंदर की सेना जब काबू पा ली पोरस के ऊपर, तो पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया और पोरस से सिकंदर ने पूछा कि राजन बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो उस समय इतनी निर्भीकता से जवाब उत्तर शायद पोरस ही दे सकते थे, दूसरा और कोई राजा नहीं दे सकता था। तब पोरस ने एक शब्दों में बोला कि हे राजन, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे एक राजा दूसरे राजा के प्रति करता है। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर और सिकंदर का जो भी वहां शिष्ट मंडल था सुनकर सन्न रह गया कि कोई इतना निर्भीक, शौर्यवान और साहस वाला कैसे हो सकता है। उसकी इस वीरता से इतना प्रभावित हुई यूनानी सेना और सिकंदर का जो भी शिष्ट मंडल था कि वो इतिहास में लिखते हैं कि पूरी यूनान से पर्शिया तक के युद्धों में अगर सबसे कठिन अगर कोई ओपोनेंट मिला, कोई प्रतियोगी मिला, कोई राजा मिला, तो पोरस थे। पोरस से युद्ध जीतना समान बात नहीं था। पोरस जरूर उस युद्ध में हार गए, लेकिन उस दिन भारतीय स्वाभिमान का जीत हुआ। अब उनकी वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि पूरा साम्राज्य पुनः पोरस को दे दिया और यह भी आर्डर जारी किया कि आंधी और अभिसार जो छोटे छोटे क्षेत्रों में राज्य शासन कर रहे हैं वो अब पोरस के अधीन राज्य करेंगे। तो एक ऐसी युद्ध जिसमें सैन्य रूप से या सैनिक रूप से जरूर पोरस की हार हुई, लेकिन एक साहस और शौर्य का और भारतीय स्वाभिमान का वहां जीत हुआ। अब आगे जब बढ़ा भारत के ओर, जब आगे वो बढ़ना शुरू किया, मध्य भारत की ओर जब सिकंदर शुरू किया बढ़ना, तो वो ब्यास नदी तक पहुंच गया। अब ब्यास नदी तक पहुंचा तो बीच में कुछ मल जल जातियों ने कड़ा विरोध किया, और ये विरोध इतना ज्यादा था, ये विरोध, कि सिकंदर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। सिकंदर जो है गंभीर रूप से घायल हो गया इस मल जनजातियों के विरोध में, विद्रोह से। और सेना भी लगभग, सिकंदर की सेना पिछले 10 सालों से युद्ध लगातार करती आ रही थी, तो सेना भी थक गई थी, जो ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। इतिहासकार ये मानते हैं कि सेना के आंतरिक विरोध के वजह से वापस लौटना पड़ा सिकंदर को, लेकिन सिर्फ उतना कारण नहीं है सिकंदर को वापस लौटने का। सिकंदर को वापस लौटने का अगर कारण देखें तो पहला तो मैं ये समझता हूं कि मल जनजातियों के कड़े विद्रोह और कड़े विरोध के सामने सिकंदर का गंभीर रूप से जख्मी हो जाना, दूसरा सैनिकों को लगातार 10 साल से युद्ध करते रहना, और तीसरा जो है कि ब्यास नदी को जैसा ही पार करेंगे तो जब आप मगध पहुंचेंगे तो वहां पर उस दौर मगध में नंद वंश का साम्राज्य था, और नंद वंश के जो शासक थे घनानंद थे। आप जो सैन्य टुकड़ी की जो हम बात किए कि जब सिकंदर चला तो उसके पास 40,000 पैदल सैनिक थे, पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक थे, लेकिन नंदों के पास, नंद वंश में जो घनानंद थे उसके पास 1 लाख तो पैदल सैनिक भी थे। व्यक्तिगत मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कहीं वो मगध में सिकंदर पहुंचता तो मैं ये नहीं मानता हूं कि यूनानी सेना वहां से वापस जा पाती। इतना शक्तिशाली साम्राज्य था। ब्यास नदी पार करने से पहले ही सिकंदर वापस लौटा, और वापसी होते ही वो
आप देख सकते हैं इराक की राजधानी बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण जो है संदेहास्पद हैं। कोई बोलते हैं टाइफाइड बीमारी की वजह से, कोई बोलते हैं कि जहर दे दिया गया। महज 33 साल के आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यही भारत से ही उसका विश्व विजय का सपना भी रुका और 33 साल की आयु में सिकंदर जो है इस दुनिया को छोड़ के चला भी गया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी विश्व के इतिहास में सिकंदर के जीवनी को पढ़ाया जाएगा, जब भी विश्व के इतिहास में सिकंदर के जीवनी को पढ़ाया जाएगा, तो वहां पास शेर जैसा दहाड़ता हुआ पोरस का युद्धनाद आपको सुनाई देगा। तो हमारा वीडियो का पार्ट यहीं खत्म होता है। जय भारत, जय पोरस।